नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल। इस वक्त हम लोग पूर्णिया के बेलघाटी गांव में हैं और हमारे साथ हैं कुछ ऐसे चुनावी विशेषज्ञ जो कि पिछले कई दिनों से बिहार का दौरा कर रहे हैं और इनसे चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार राज्य के चुनाव में अहम मुद्दे क्या हैं और किसका पलड़ा भारी है। मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं सुरजीत भल्ला, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर नीरज कौशल हैं, कोलंबिया में हैं, ये पॉपुलेशन की, माइग्रेशन की, इमिग्रेशन की जानी मानी एक्सपर्ट है। मैम स्वागत है आपका। हमारे साथ एनडीटीवी के अजीत झा हैं, बिहार से ही आते हैं, जाने माने चुनावी विशेषज्ञ हैं। अमिताभ तिवारी पहले बैंकर हुआ करते थे, अब अपना सूट छोड़कर आ गए हैं चुनावी मैदान में। स्ट्रैटेजी करते हैं, लिखते भी हैं, कई सारे आर्टिकल एनडीटीवी पे लगातार लिख रहे हैं और जाने माने चुनावी संपादक विशेषज्ञ हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं। स्वागत है आप सभी का। इस चुनाव में जब हम बिहार का दौरा कर रहे थे तो सबसे पहले और सबसे अहम अगर किसी एक मुद्दे की चर्चा हुई वो थी नीतीश कुमार द्वारा दिए जा रहे 10,000 रुपए। महिलाओं को 10,000 रुपए एक ग्रांट के तौर पे दिए गए हैं और संजीव श्रीवास्तव, कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये 10,000 रुपए जो 1.5 करोड़ करीब महिलाओं को मिला है, क्या इस चुनाव का नंबर 1 ये गेम चेंजर हो सकता है? तो ये 10,000 रुपए का, राहुल, क्या मेरिट डिमेरिट इकोनॉमिक्स से सुरजीत भल्ला मुझसे बेहतर बताएंगे, लेकिन चुनावी लाभ इसको सीधे सीधे एनडीए को मिल रहा है ना। अब एक तरह हो सकता है कि वो लोग शायद बिना इस पैसे के भी देते तो अब ज्यादा खुशी से दे देंगे या ज्यादा संख्या में दे देंगे, तो डेफिनेटली इसका जमीन पे इम्पैक्ट है। और तभी आप देखिए विपक्ष के नेता, चाहे वो तेजस्वी है चाहे प्रियंका है, अब सबको ही तो मिसरीड नहीं कर सकते ना। वो भी इसी पे अटैक कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक बोल दिया भाई 10,000 ले लो, वोट हमें दे दो। सो इसका इम्पैक्ट है। और महिलाओं में वैसे भी नीतीश कुमार की एक पुरानी पैठ है, उनकी पकड़ है। और 2005 से 10 के बीच में जब उनकी पहली टर्म थी, उन सबसे पहले साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर शिक्षा के लिए, फिर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा, उससे महिलाओं में एक ज़्यादा उन्होंने सुरक्षित महसूस किया, फिर शराबबंदी की। तो एक के बाद एक, मतलब यहाँ पे बिहार में मोदी जी से ऊपर पड़ते हैं महिलाओं के बीच में, जबकि दूसरी जगह ऐसा नहीं है राज्यों में। बट यहाँ नीतीश कुमार नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ विमेन वोटर्स में, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। सुरजीत भल्ला, आप तो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, ऐसे ही अगर पार्टियां 10,000 रुपए वोटरों को देती गई चुनाव से पहले, बिहार एक तो बहुत गरीब राज्य है, इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा ये कि ये तो एक तरीके से नेता फिर वोटरों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये जो 10,000 है जो दिया है, लोगों ने वेलकम किया, हाँ जी दे दो, मगर उनसे कोई वोट नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वोट काफी मिलेगा एनडीए को और नीतीश को, मगर वो वोट इसलिए नहीं कर रहे कि तुमने मेरे को 10,000 रुपए दिए। अगर ये सोल्यूशन होता, हमारे पॉलिटिशियन तो बहुत पहुंचे हुए हैं। नहीं, पर मध्य प्रदेश के बाद से महाराष्ट्र, हरियाणा, ये तो ट्रेंड रहा है महिलाओं को चुनाव से पहले पैसा देना। हाँ। और हर पार्टी प्रॉमिस करी, नीतीश ने 10 दिए, तेजस्वी बोलते मैं 30 दूंगा। देखो, पहले ये जयललिता तमिलनाडु ने टीवीज पहले देती थी, ये देते थे। सो ये है। अब मैं मानता हूं कि औरतों को पैसा देना इज बेटर देन के सबको दे दो। टारगेटेड है। सो जो भी ये पढ़ाई करता है बेनिफिट्स की, कि देखो टारगेटेड बेनिफिट्स, मगर इसमें कोई टारगेट नहीं है ज्यादा। अगर मेरे ख्याल से बिल्कुल वोट मिलेंगे इनको, मगर ये परफॉर्मेंस के ऊपर कि पिछले 10 साल, पिछले 15 साल में क्या उन्होंने दिया है और उम्मीद क्या है, कौन तुम्हें ज्यादा देगा। ये 2 फैक्टर्स हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस और क्या आप उम्मीद देते हैं लोगों को कि हमें वोट दो। और इस सब्जेक्ट पे जो महागठबंधन है, ना तो कोई अपील है कि भाई देखो अब आप ये करेंगे हमारे लिए, और उनका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल खराब है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, हाँ जी देखो पैसे दिए थे तभी वो जीत गए, वो बिल्कुल गलत बात है। वो परफॉर्मेंस के ऊपर जो 15-20 साल से परफॉर्मेंस हो रही है, नहीं, पर एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की धुलाई है अमिताभ तिवारी, क्योंकि जो भी बिल्डअप हो रही थी, आपने ये पैसे दे दिए। और हमारी कई महिलाओं से बात हुई, कुछ ने बकरी खरीदी, कुछ ने सिलाई के लिए मशीन खरीदी, और जिनको नहीं भी मिला उनको लगा चलो जो मेरे साथ खेत में उनको तो मिला है, मुझे भी मिल ही जाएगा।
नहीं, बिहार में इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है ना। बिहार में पर कैपिटा इनकम 5,500 है, वहाँ पे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, डबल है। 1.5 करोड़ महिलाओं को मिल चुका है, जो कि 40% है महिला वोटर्स के, और 1.5 करोड़ महिलाओं का मतलब है ये 4.5 करोड़ वोटर को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हर फैमिली में लगभग 3 वोटर हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है कंपेयर टू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या झारखंड। दूसरी बात है कि ये बात सही है सुरजीत सर की कि कोर वोट ब्लॉक तो वैसे भी वोट करता, लेकिन कोर वोट ब्लॉक को कंसोलिडेट करता है, उनको मोटिवेट करता है हायर टर्नआउट। यहाँ पर वुमेन हायर टर्नआउट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, पिछली बार 167 सीट पर महिलाओं की टर्नआउट ज़्यादा थी, उसमें से 99 यानी लगभग 100 सीट पर एनडीए जीती थी, और जहाँ पुरुषों का टर्नआउट ज़्यादा था वहाँ एनडीए पीछे थी, क्योंकि लगभग सिर्फ 25-26 सीटें जीती थी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि जो भी डिसग्रंटलमेंट था, मान लेते हैं 20 साल की सरकार का होता है, वो कहीं ना कहीं कोर वोट ब्लॉक में मैनेज हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्कीम टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं, किसी भी चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं होता। लेकिन ये किया भी गया एक अलग तरीके से। हाँ। अजीत झा की बजाय इसके कि 2,000-2,500 रुपए देने के आपने 10,000 रुपए एक मुश्त में दे दिए कि एक ग्रांट के तौर पे, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने अनाउंस कहा कि हम करेंगे, कैबिनेट ने पास भी कर दिया, पर अभी तक पैसा मिला नहीं, क्योंकि हर महीने देना बहुत मुश्किल है। एक बार देना तो फिर भी वो चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे कि फिर भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया। हाँ बिल्कुल, इसका ये जो 10,000 रुपया जो औरतों को मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट वही होगा जो किसानों को 6,000 जो मोदी जी दिए ना, उसी पूरा फार्मर्स मूवमेंट खड़ा था, और उस 6,000 के बाद आपने देखा एक तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर दिए, वही इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। और दूसरी बात जो संजीव कह रहे थे कि इस 10,000 को देखा जाए एक तरह से इन्वेस्टमेंट, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये वुमेन को इंडिपेंडेंट बना देता है, उससे वो कुछ छोटा लघु स्टार्ट करती है। और एक सीरीज है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो नीतीश जी ने काम किया है, वो कमेंडेबल है, वो बिहार को आइडियल स्टेट बना देता है। 25-26 स्कीम है जो 2005 से चल रहा है, और बच्चों को, वृद्धाओं को, जो वुमेन पेंशनर्स हैं उनको, जो मान लीजिए जो महिला विकलांग है, उनके लिए इतना खर्च हुआ है। और उससे इम्पोर्टेंट जब प्रोहिबिशन लाया गया तो मेल पर जो डिपेंडेंसी था, और मेल आके पैसा छीन लेता था, दारू पी जाता था, वो सारा बंद हो गया। ऊपर से सेफ्टी, ये जो है ना नीतीश जी को इसके साथ ये आइसिंग ऑन द केक है 10,000। बट ये जो पूरा वुमेन वोटर्स है, एक सर्वे के अनुसार नीतीश जी को 32% एडवांटेज है ओवर तेजस्वी यादव वुमेन वोटर पे। तो ऐसा जेंडर गैप पे मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और वो भी 20 साल के इनकम्बेंसी के बाद। टोटल पैकेज है, और वो 10,000 रुपए सोने पे सुहागा एक तरीके से महिलाओं के लिए, क्योंकि विपक्ष कहता है कि हम इससे ज्यादा पैसा देंगे, ये तो 10,000 रुपए, हम तो 30,000 रुपए देंगे। तो अगर ये जो हमारे ग्रुप में डिबेट चल रही है, उसमें अगर मेरे को ये सोचना हो कि कौन जीतेगा, तो मैं चाहती हूँ कि भला साहब जीते। पर मेरा अपना ख्याल ऐसा है कि 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। लोगों ने कुछ रिसर्च वगैरह किया है कि ये फ्रीबीज वगैरह का से फर्क पड़ता है या नहीं। तो पिछले कुछ जनरल इलेक्शंस में लगता था कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उनको लगता है कि फ्रीबीज से नहीं होगा, तो दे वर डिस्करेजिंग। और पीछे काफी सारी डिस्कशन ये भी हो गई थी, ये अच्छी फ्रीबी है, अच्छी रेवड़ी है या बुरी रेवड़ी है। पर इससे जो पॉलिटिकल कल्चर हो जाता है वो बड़ा विशिएट हो जाता है कि आगे वाली पार्टी, आगे वाले इलेक्शन में तो हम सिर्फ ये फ्रीबीज की, रेवड़ीज की बात करेंगे या डेवलपमेंट की बात करेंगे। और इस वक्त बिकॉज एक ये पॉलिटिक्स का ये गेम चेंजर हुआ कि इसने वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, ये जो और स्कीम्स जो इन्होंने 10,000 दिया तो तेजस्वी कह रहे हैं 30,000 देंगे, ये सब जैसे कंपटीशन हो गया है। पर ये तो एक वेलफेयर ट्रैप है, एक बार आप इसमें फंस जाएं, मेरी स्कीम तेरी स्कीम डॉक्टर भल्ला, तो इससे भी कोई निकलना मुश्किल है। क्योंकि जब 10,000 रुपए यहाँ बिहार में दे रहे हैं, इसके बाद बंगाल है, तमिलनाडु है, असम है, वहां पे आपको इससे ज्यादा ही या इसके बराबर देना होगा, आप कम नहीं कर सकते। देखिए, अब इस चुनाव के बाद जब हम एनालाइज करेंगे, ये जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हो कि बाकी जगहों में क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे ये निकलेगा कि अगर आप जानते, अगर ये
इतनी वोट से जीतेंगे, मेजॉरिटी से जीतेंगे, 2/3 से जीतेंगे, तो मेरी जो कैलकुलेशन हुई थी इसके बारे में वो 10,000 से पहले हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि देखो अगर ये इतना आसान होता, अब हम कास्ट की भी बात करेंगे कि देखो कास्ट इज अ फैक्टर, अगर सक्सेस है तो उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। तो हर जर्नलिस्ट, हर एक्सपर्ट अपनी जो कहता है इससे है हुआ है, हमें पता तो है नहीं। आपको देखना है कि ये इससे हो सकता है कि नहीं। तो जो भी स्टडीज हुई हैं इलेक्शंस की, वो परफॉर्मेंस के ऊपर हुई हैं। अभी कभी इधर यू नो इट्स परफॉर्मेंस दैट मैटर्स। चर्चा के इस हिस्से में मैं आना चाहता हूं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि वैसे तो अहम है लेकिन उसकी चर्चा बहुत कम होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत, उन्होंने एक इंटरव्यू नहीं दिया, पत्रकारों से कभी ऐसे मुलाकात नहीं की, सभाएं कर रहे हैं लेकिन एक भाषण से वो पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसे फ्रीली मिलते नहीं है जैसे कि 20 साल 10 साल पहले मिलते थे। उनकी सेहत, अमिताभ श्रीवास्तव वाकई में एक मुद्दा है, लेकिन अमिताभ तिवारी उस पर कोई बात नहीं करता है। ऐसा लग रहा है कि लोग उनकी, जैसे अमेरिका में हमने देखा कि जो बाइडन थे उनकी सेहत इतना बड़ा मुद्दा बन गई कि उनको अल्टीमेटली बैक डाउन करना पड़ा। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि सिंपैथी क्रिएट हो रही है नीतीश चाचा के लिए। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार ने 20 साल उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और विपक्ष को लगता है कि अगर उनके सेहत पे अटैक किया जाए तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनका एक ये लास्ट चुनाव हो सकता है तो सिंपैथी में बदल जाए और कहीं ना कहीं वोटर इनका एक लास्ट फेयरवेल या एक सेंड ऑफ ग्रैंड दिया जाए, उसमें न तब्दील हो जाए। और आज भी देख लीजिए 75 साल के होने के बाद भी नीतीश कुमार इज द एक्स फैक्टर ऑफ ऑल एक्स फैक्टर्स। ठीक है, विपक्ष भी अटैक नहीं कर रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी आ जाएं महागठबंधन में, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। तो कल्चरल भी है हमारा कि भाई कल्चर में जब एक सीनियर सिटीजन, उनकी एज हो गई है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली मीडिया में दिखाया जाता है कुछ सेक्शंस में, वैसी हालत नहीं है। ही इज फिट, ही इज होल्डिंग रैलीज 4-5, ही इज टेकिंग डिसीजंस। बड़ा कंट्रोल्ड है कि उनको पता नहीं कि वो कब काबू से कंट्रोल इसीलिए है क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में, आज की डेट में क्या हुआ है, चुनाव में दोनों ही कैंडिडेट्स ने किसी भी सीट पे हर 5 इन्फ्लुएंसर को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया है कि सिर्फ इनको ट्रैक करो और कुछ भी मूवमेंट इधर उधर हो वो हमें भेज दो और हम सोशल मीडिया पे दिखा दें। इसकी वजह से वो एक है, और जरूर एज तो हो ही गया है उनका, लेकिन एक लास्ट लेग ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, पीपल डोंट वांट टू अटैक हिम। हिंदुस्तान में ही होता है, कहीं और अगर आपका मुख्यमंत्री हो जिसकी सेहत पर अजीत झा इतने संगीन सवाल हो तो लोग सोचेंगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 5 साल इनको देना है, इनके बस की भी है कि नहीं। यहाँ पे अटैक करने की जगह हम देख रहे हैं कि गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को बोल रहे कि देखिए बीजेपी नहीं बनाएगी, आप हमारे पास आ जाइएगा बाद में। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा लवेबल पर्सनालिटी हैं आज भी, 20 साल के बाद, याद रखिएगा। मतलब नवीन पटनायक ही ऐसा मुख्यमंत्री थे जो लंबे अरसे के बाद बहुत पॉपुलर थे, तो नीतीश कुमार उसी तरह से हैं। और नंबर 2, प्रशांत किशोर छोड़ के नीतीश कुमार के हेल्थ के बारे में मैंने लोगों से बिल्कुल बातचीत किया तो सब कहते हैं अरे सर 75 में तो वैसे ही यादगारी कम हो जाती है। ठीक है, पर काम तो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि राहुल गांधी पर हम लोग फोकस किए कि वोटर अधिकार रैली, हम भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार करीब 6 महीने से रोज एक डिस्ट्रिक्ट का दौरा करते हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी के साथ, और वहां जाके वोटरों से मिलते हैं, बात करते हैं। वोटर्स के लिए तो यही बहुत होता है कि नीतीश कुमार आए, हाथ मिलाए या प्रणाम किए या 2 बात बोले। औरतों से पर्टिकुलरली मिलते हैं, सब जगह जाके पूछते हैं सब ठीक है ना, काम हो गया है ना। अच्छा, जैसे ही पूछते हैं ब्यूरोक्रेट्स तुरंत नोट करते हैं और कुछ यदि हुआ तो वो पहुंचा देते हैं वहां। तो इसका जो असर है ना वो पूरे स्टेट में, वो करीब मैं कहूंगा 6 महीने से कैंपेन कर रहे हैं उस तरह से। और उसको कैंपेन माना नहीं जाता है, वो माना जाता है कि भाई मुख्यमंत्री हैं, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर कौशल, आप तो अमेरिका से आती हैं, कैसे तुलना करती हैं ये दोनों ट्रेंड्स की? वहां पर इतना अटैक हुआ राष्ट्रपति की सेहत पे, यहाँ पे अटैक करने में भी लोग डर रहे हैं, और अटैक तो छोड़िए, वोटरों से बात कीजिए तो सहानुभूति, सिंपैथी नजर आती है। मेरे ख्याल में अमेरिका में ये जो जब इलेक्शन के तुरंत के दौरान लोगों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की लाइफ के ऊपर और उनके बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा जानकारी होती है।
यहाँ पे हम लोग इतना नहीं करते, पर यहाँ पे भी मेरे ख्याल में अगर बीजेपी ऑपोजिशन में होती और नीतीश कुमार के साथ में नहीं होती तो उनके ऊपर वो अच्छा खासा अटैक करते। मेरे ख्याल में जो ऑपोजिशन है वो उनको पता नहीं क्या करना है, वो ये भी सोचती है कि हो सकता है अंत में हम नीतीश के वो पलटू राम माने जाते हैं कि हो सकता है वो हमारे साथ आ जाए। तो मेरे ख्याल में इसी के कारण है। आई थिंक अगला सवाल जो हर एक कोई सोच रहा है कि आफ्टर नीतीश ये जो स्प्लिंटर्ड वोट जो है किसके पास जाएगा, वो बीजेपी के पास जाएगा या आरजेडी के पास जाएगा और या किसके पास। सो उसको भी शायद वो लोग दिमाग में रख के दे आर मोर रिस्पेक्टफुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि जो ईबीसी का उन्होंने एक कोलिशन बनाया है संजय श्रीवास्तव, सबको चिंता ये है कि अगर नीतीश के खिलाफ कोई कार्रवाई की, उनसे मुख्यमंत्री पद ले लिया तो ये जातियां नाराज हो सकती हैं। जो अभी तो आप सीएम बना लोगे लेकिन बाद में ये आरजेडी के पास जाते, तो ये कितना बड़ा फैक्टर है कि एक तरीके से न केवल वो मुख्यमंत्री हैं बल्कि बहुत जातियों को जोड़ के बैठे हैं वोट बैंक में। थोड़ा दिमाग में आ गई, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि एलआईसी का विज्ञापन है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी है? तो मतलब पोस्ट नीतीश कुमार पॉलिटिक्स, चाहे वो रिटायर होते हैं जब भी जो होता है, कि नीरज ने जहां पे बात समाप्त की कि जो उनका वोट है वो कोई ऐसी बात किसी के मुंह से नहीं निकल जाए कि जिससे उनका वोट छिटक जाए आज ही कि अरे इन्होंने नीतीश बाबू का अपमान किया था। नीतीश बाबू इज एन एनिग्मा। मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये अब इनका अभी ऐसे साइड में कट जाएंगे, अब ऐसे हो जाएंगे, लेकिन वो कैसे री इन्वेंट हो जाते हैं। और उस री इन्वेंशन का सबसे बड़ा कारण एक तो यही है कि वो उन्होंने अपने आप को एक ऐसी विशिष्ट स्लॉट के अंदर पोजीशन कर लिया है कि जहां वो आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए चेक है, दोनों का उनके बिना काम नहीं चलता। वो जिधर चले जाते हैं उधर की सरकार बन जाती है और वो स्थिति कमोबेश 20-25 साल से कायम है। तो ऐसा तो ना भूतो ना भविष्यति। इन्होंने नवीन बाबू का नाम लिया कि वो भी इतनी लोकप्रिय है, लेकिन नवीन बाबू को तो निपटा दिया ना बीजेपी ने पिछले चुनाव में। जैसे भी चाहे पांड्यन का मुद्दा जो भी, अलावन उड़ीसा की बात नहीं करे, लेकिन बीजेपी भी स्वयं को इस स्थिति में नहीं पाती कि चाहे मन में उनका कितना भी करे, नीतीश कुमार को नहीं निपटा पाते, क्योंकि नीतीश कुमार को निपटाने का प्रयास में खुद नहीं निपट जाए। तो ये जो बड़ा एक खास उन्होंने पोजिशनिंग कर ली, और ये तो है ही कि उनका रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, बिल्कुल मॉनिटर्ड, जो आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, किसी से मिल नहीं सकते। लेकिन ठीक है, अब अगर हमारे देश में एक्सेप्टेबल है कि भाई अपने बाप बूढ़ा हो गया तो निकाल देंगे क्या, जो भी संस्कार हैं, रिस्पेक्ट है, तो नीतीश बाबू और कहीं नहीं जाने वाले वो खुद अब कहीं नहीं जा सकते। बस एक बात में मैं असहमत हूँ, क्योंकि नीतीश बाबू का दरबार पहले ही बीजेपी चला गया, तो अभी वो राजा हैं, सम्मानित राजा हैं, लेकिन उनके प्रमुख दरबारी पहले दूसरी तरफ अपना हाथ पकड़ चुके हैं, उनको भी भविष्य की सोच। उनके ज्यादातर कैंडिडेट बैकवर्ड कास्ट से आते हैं और बैकवर्ड कास्ट को भी जो वोट मिलेगा उनके लिए भी इतना आसान नहीं है पलटी मारना, तो ये भी एक फैक्ट है। लेकिन गठबंधन में जो तालमेल की कमी नजर आ रही है, अजीत झा, आपको लगता है वो महंगी साबित होगी इंडिया अलायंस के लिए कि राहुल गांधी, तेजस्वी बहुत कम ही साथ साथ कैंपेन कर रहे हैं और उनका कैंपेन एक तरीके से जोर नहीं पकड़ पाया अब तक? यदि इसको देखा जाए वोटर अधिकार रैली के समय से, तो राहुल गांधी उस समय वो और तेजस्वी का जो तालमेल था, लगता था कि दोनों यंगस्टर मिलके बिहार को स्वीप कर देंगे। उसके बाद 5 दिन के लिए तेजस्वी शुरू किए बिहार अधिकार रैली, तो मैंने उसको ट्रैक किया तो मैंने देखा अच्छा वो 22 सीटों में वो गए जहां पर कि राजद 2 बार जीता, तो मुझे लगा फिर भी बहुत अच्छा काम हुआ। पर उसके बाद जब सीट वितरण शुरू हुआ तो नहीं कहते हैं कि अपनी गंदी नाली को बाहर मत धो, वो सब जो है पब्लिक के सामने आ गया कि लड़े जा रहे हैं कि हमको ये सीट चाहिए, वो सीट। उसका ये हाल है कि आज भी वोट हो रहा है और 12 सीट पर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। उसमें कहीं पर कांग्रेस सीपीआई के खिलाफ, कहीं पर राजद कांग्रेस के खिलाफ, कहीं पर सैनी के खिलाफ। और दूसरी बात है कि एक साथ जो होना चाहिए था कैंपेन, जो एनडीए कर रहा है, प्रधानमंत्री नीतीश जी जिस नहीं आए तो मान लीजिए ललन सिंह जी आ गए उन प्रधानमंत्री के पटना वाले रोड शो में, वो जो है ना वो ये नहीं कर पा रहे हैं। एक कोलिशन धर्म होता है, ट्रांसफर ऑफ वोट्स बड़ा जरूरी होता है करना।
तो लोगों को लगेगा ना कि ये लोग साथ हैं, तभी ना विपक्ष के transfer पास of- खोने को सुरजीत भल्ला कुछ नहीं है, उसके बावजूद उस तरह की मेहनत जैसी हमने प्रशांत किशोर से पिछले 3 साल में देखी, उस तरह का संघर्ष हमने विपक्षी नेताओं से नहीं देखा। नहीं, पहले मैं ये जो तेजस्वी और राहुल की बात करूंगा और एनडीए की, इन दोनों में कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई मीटिंग ऑफ द माइंड्स नहीं है। इसलिए ये 10,000 से नहीं वो जीतेंगे, वो इसलिए जीतेंगे कि ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल लगता नहीं है फोर्स मैरिज, एंड फोर्स मैरिज में हमें पता क्या होता है, तो यही कहानी हो रही है। तो इसलिए इनको तो ये अब दूसरी बात ये है कि दोनों डायनास हैं, और ये है कि हिंदुस्तान में अब काफी देर से डायनेस्टिक रूल हो रहा है, मगर अब आवाज उड़ गई है कि देखिए डायनेस का टाइम खत्म है। तो इनके साथ ना एक केमिस्ट्री है, ना मीटिंग ऑफ द माइंड्स है, और दोनों प्रिविलेज्ड डायनास हैं। काय के लिए वोट देंगे उनको? चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आता हूं प्रशांत किशोर के मुद्दे पे कि क्या पीके की जन स्वराज पार्टी अर्श पे रहेगी या फर्श पे? वो कहते 2 ही चीजें हैं, या हम अर्श पे हैं या फर्श पर हैं। तो आपको अमिताभ तिवारी क्या लगता है, अर्श है या फर्श है? नहीं, इस बार इम्पैक्ट करेंगे वो, बट अर्श पे तो मुश्किल है। इम्पैक्ट, मेगा इम्पैक्ट। अब जैसे एलजेपी ने पिछली बार 73 सीटों पे या तो एनडीए को या तो महागठबंधन को हरा दिया, 40 पे एनडीए को और 32 पे महागठबंधन को। तो 83 सीट्स इस बार भी हैं, जहां पर पिछली बार 5% से कम की विक्ट्री मार्जिन थी। तो उनको अगर 5% वोट भी आ जाता इन सीटों पर, क्योंकि बाईपोल्स में उनको 10% वोट आया था, तो 5% वोट विल बी द डिसाइडर कि किस दल को वो हराते हैं या जिताते हैं। तो उनका इम्पैक्ट किस दल को वो जिताते हैं, हराने या हराते हैं, उसमें जरूर रह सकता है। युवाओं में उनकी पकड़ अच्छी खासी है। आप एक ये भी कह सकते हैं कि युवाओं में और खास करके युवा पुरुषों में उसकी वजह से भी महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वोट फ्रैगमेंट हो रहा है। लेकिन युवा महिलाओं में उनकी प्रोहिबिशन की पॉलिसी की वजह से वैसा जोश वोटरों में आपने नहीं सुना, काफी चर्चा हुई जब आप ट्रैवल कर रहे थे संजीव श्रीवास्तव पीके के बारे में। आपको लग रहा है कि उनके कैंपेन में सोशल मीडिया, डिजिटल पे जो इंप्रेशंस, लाइक्स, व्यूज आ रहे हैं, वो वोट में तब्दील होंगे या डिजिटली ही रह जाएगा मामला पूरा? देखिए, एक तो ये इस गलतफहमी में मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि 6 दिन में हम बड़ा बिहार समझ गए होंगे या बहुत ज्ञान प्राप्ति हो गई। लेकिन कुल मिला के जिस सैंपल साइज से भी हम मिले हैं, जिस एरिया में गए हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, अभी पूर्णिया में, तो जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे जब हम बैठे थे तो पटना आने वाली फ्लाइट में 3 लोगों से ऐसी, क्योंकि डिले हो गई थी, 3 लोगों ने जन स्वराज की बात की और उनकी बात की। ये अलग बात है कि वो थोड़ा कुरेदने पे वो तीनों निकले एनडीए के वोटर की वोट हम एनडीए को देंगे, लेकिन उनको एक अट्रैक्टिव लगता है पूरा थॉट कि ये कोई जना ऐसी बात कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जितना दूर के ढोल सुहाने वाली बात लगी मुझे कि दूर से बहुत बड़े लग रहे थे। अब जमीन पे क्या इम्पैक्ट लगता है, इस पर मैं अपनी टिप्पणी देने की बजाय एक्चुअली मैं 14 तारीख का इंतजार करूंगा कि कितना असर। लेकिन अगर फिर भी कोई कनपट्टी पे पिस्तौल रख के पूछेगा कि फर्श या हर्ष, तो मुझे तो फर्श क्या, मुझे थोड़ा फर्श की तरफ ज्यादा दिख रहा है। फर्श की तरफ ज्यादा। जाजी, आपको लगता है कि पीके लंबी रेस के घोड़े के तौर पे एक्ट कर रहे हैं कि चलो, जैसे कांशीराम कहा करते थे, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए, क्या उस तरह की रणनीति से काम कर रहे हैं? क्योंकि वो तो एक तरीके से मान रहे हैं कि हो सकता है, जब हम उनका ट्रैवल कर रहे थे वैशाली, मुजफ्फरपुर में, बार बार वो कम से कम जताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए क्रांति हो जाएगी, आप सब पंडित फेल हो जाएंगे। 2-3 गलतियां नहीं करते पीके तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में ज्यादा इंपैक्ट करते। एक तो कि वो एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ा दिए कि मैं राघोपुर से कैंपेन शुरू करूंगा, राघोपुर में लड़ूंगा, 2 जगह से लड़ूंगा, और इस चीज को महीनों बोले और उसके बाद जाके नहीं लड़े। तो लोगों को लगा कि भाई सबको कहते हैं कि कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, ये उल्टा खुद ही कर दिए। एक तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव किया। और दूसरा, मेरे अनुसार सब जानता है कि वो 2015 में इंस्ट्रूमेंटल थे लालू जी और नीतीश जी को लाने में। उसके बाद से नीतीश जी के घर में रहते थे, और उसके बाद से रोज नीतीश जी पर जो अटैक करते हैं, उसके कारण हो गया कि भाई आपने जो कहा कि यंग मैन इन अ हरी, हड़बड़ाए हुए हैं पावर में आने के लिए। पर फिर भी मैं कहूंगा कि एक तरह से उनका इम्पैक्ट है इस चुनाव पे, एजेंडा पे भयानक इम्पैक्ट है।
दूसरा उनका इम्पैक्ट है कि बाइपोलर फाइट को वो ट्राइपोलर की तरह ले जा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ने पिछला चुनाव में उल्टा कर दिया है ना, वो एक तरह से यूपी में ट्राइपोलर होता था, पर मायावती जी का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया अखिलेश। पर यहां पर उल्टा हो रहा है, एक तरह का यंग वोटर जो है, डायस्पोरा का जो लड़के हैं जो बाहर से आ रहे हैं। और एक चीज और ध्यान देना है, इस बार कैंपेन में टाइम बहुत कम मिला है, तो ज्यादातर कैंपेन हो रहा है सोशल मीडिया की तरफ से ही, तो उसमें जो है उनका जो वर्चस्व है उसका असर तो पड़ेगा ग्राउंड पे। 10% यदि वोट ले आए तो कुछ सीट तो जीत जाएंगे, 10 से ऊपर लाएं तो हो सकता है सीट बढ़ जाए, पर ये वोट किसका काटेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एक दिन मैं गृह मंत्री से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि देखिए हम इतनी जो सभाएं कराते हैं ना, वो तो ठीक है, जो नेता ने भाषण दिया वो एक बात है, लेकिन अगर कोई वोटर अपने घर से निकल के आता है मैदान तक, सुनता है नेता को मन से, तो उस पर एक इम्पैक्ट होता है कि वो आया। रील तो आप कोई भी देख सकते हो, रील आपको अट्रैक्टिव लग रही है, आप देख सकते हो। सुरजीत भल्ला, आपको लग रहा है कि जमीन पे असर है प्रशांत किशोर का, या ये डिजिटल और सोशल पे ही ज्यादा है? बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। सबने सोचा था कि सोशल मीडिया से जो पहले पब्लिसिटी हुई थी, हम भी फॉलो करते हैं उसको, कि यहाँ मिलके पटना में, पूर्णिया में, जहां भी गए हैं उसका नाम इतना नहीं आता, कोई मेंशन भी नहीं करता। मगर एक आदमी ये कह रहा था कि देखो सारे पॉलिटिशियंस में, और ये मेरे ख्याल से बड़ा मीनिंगफुल कमेंट था उसका, कि इसको सबसे ज्यादा पता है पॉलिसी का और इलेक्शंस का। तो उसने कहा, और उससे मैं बिल्कुल संबंध हूं, कि ये अब अगली इलेक्शन के लिए शायद लड़ रहा है। इस इलेक्शन में नाम हो जाएगा कि मैंने एक्सपीरियंस हो जाएगा एक्चुअल पॉलिटिशियन का। तो ये दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, एंड आई डोंट थिंक पीपल विल जज कि भाई देखो तुम हार गए हो, अब तुम खत्म। ही इज हियर टू स्टे। पर डॉक्टर कौशल, आपको लग रहा है कि कम वक्त में इम्पैक्ट बनाना बिहार जैसी स्टेट में जहां जाति का इतना प्रभाव है काफी मुश्किल है, क्योंकि एक तो अपर कास्ट से आते हैं, कोई एक सोशल कोलिशन उनके साथ है नहीं, जैसे कि एलजेपी के साथ सारे कुछ हद तक बहुत हद तक पासवान कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, तो ये काफी सारी मुश्किलें हैं बिहार जैसे स्टेट में एक नई पार्टी खड़ी करना। मेरे ख्याल में प्रशांत किशोर का फिनोमेना इज लाइक जर्नलिस्ट चाहते हैं, मीडिया चाहती है, उन्होंने उसको बहुत बड़ा किया है और वही चाहते हैं कि ये और बड़े हो जाएं और अगले इलेक्शन में आए। जिन लोगों से मैंने पूछा है वो और ये सही है, जैसे संजीव कह रहे हैं कि हम कुछ ही लोगों से मिले हैं एंड दे आर नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार की पॉपुलेशन का, पर उन लोगों के दिमाग में प्रशांत किशोर नहीं थे। हमने खुद पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ वो आए हैं 3 साल, अभी कुछ और साल लगाइए। अब पहले हम आपसे उनका कंपैरिजन कर रहे थे, पर आप तो शुरू में ही दे वर रूलिंग इन दिल्ली फॉर छोटा सा स्टेट है ना, छोटा सा पर कई सारे। तो मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर का फिनोमेना विल डाई आफ्टर दीज इलेक्शंस, यू नो, बिकॉज मेरे ख्याल में, और मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मेरे ख्याल में अगर पोस्ट नीतीश वुड बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ का राजनीति काफी डिफरेंट होगा, तो उसमें प्रशांत किशोर की क्या जगह होगी ये कोई भी कह सकता है, मतलब पता नहीं कि तो मेरे ख्याल में काफी पोस्ट नीतीश, पोस्ट लालू पॉलिटिक्स में एक अहम खिलाड़ी के तौर पे देख रहे हैं। तमाम मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई, आप लोग वक्त निकाल के यहाँ पे आए, बेलघाटी गांव में, पूर्णिया में हमारे साथ जुड़े इस खेत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की बस तैयार है आपको ले जाने के लिए अगली जगह पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी मुकाबला से जुड़ने के लिए।